the gracious, the merciful. Respected students, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. Our contact number is 0356319464. You can subscribe our channel. Our channel name is the ESL Academy. Just go to YouTube bar, type the ESL Academy. Subscribe and click on bell icon so you may receive our newly uploaded videos. Let's discuss Charles Dickens. चार्ल्स डिकन इंग्लैंड में 7 फरवरी 1812 में पैदा हुए, 1812 में पैदा हुए और चार्ल्स डिकन की डेथ 9 जून 1870 में इनकी डेथ हुई है। चार्ल्स डिकन अपनी लाइफ में बड़ी हंगर स्ट्रिकन और जैसे मैंने पहले बताया करैक्टर एक्सपोजर हैं, करैक्टर एक्सपोज करते हैं, करैक्टर क्रिएटर हैं, ग्रेट नॉवलिस्ट हैं 18th सेंचुरी के, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी और एग्नी अपनी लाइफ में देखी हैं और वैसी चीज़ें हम इनके यानी कैरेक्टर्स के अंदर भी देखते हैं। इनके बाप एज अ क्लर्क काम करते थे, उनका नाम था जॉन डिकन। जॉन डिकन जेल में भी रहे, उनके ऊपर बहुत सारा डेट भी था और उसकी वजह से जेल में रहे और जेल के हालात जो हैं, जो इम्प्रिजनमेंट के हालात हैं, जैसे हम टेल ऑफ द टू सिटीज के अंदर हम देखते हैं, एक डॉक्टर मैनेट हैं जो कि 18 साल बिस्टाइल जो फ्रांस के अंदर एक जेल थी उसमें रहे हैं। तो उसके हालात जेल के आप देखेंगे, जो इम्प्रिजनमेंट के जितने भी हालात हैं, प्रिजन के जो हालात हैं वो बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं। जेल के हालात को देखा, उसको फेस किया और उसकी इनकलकेशन, उसकी डिपिक्शन हम इनके नावल में देखते हैं और ये सारा कुछ उन्होंने अपने नावल में भी लिखा। इन्होंने द सीक्रेट एग्नी ऑफ माई सोल के अंदर बताया किसके बारे में, जो वर्क प्लेस है उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने ऐसे शू फैक्ट्री जो है, शू फैक्ट्री है, वहाँ पे भी काम किया है, पॉलिश, शू पॉलिश काइंड ऑफ वर्क, यानी जूते वगैरह पॉलिश करने के वर्क भी किए हैं। तो इन्होंने, इनकी मदर ने, क्योंकि ये फादर के ऊपर डेट है और वो जेल में भी रहे हैं और इनकी मदर ने इन्हें एक ऐसे काम पे भेज दिया जहाँ पे जूते वगैरह पॉलिश किए जाते थे और वो काम ये करते रहे। बड़ा एग्नी वाला, बड़ा टॉर्चर वाला वो वर्क था। इनकी मदर के रिलेटिव थे जिनकी वो फैक्ट्री वगैरह थी जहाँ ये काम करते रहे। तो इसलिए ज़रा मदरहुड का जो डिपिक्शन है मदरहुड की, ये बहुत कम देते हैं अपने नावल में। इसका हम वी सी ही इज़ शोइंग द लैकेज ऑफ मदरहुड इन हिज नावल। डिकन ने एज ए एक्टर भी काम किया है और एज ए एक्टर इन्होंने एक प्ले में वर्क किया है, फ्रोजन डीप। एक इन्होंने प्ले में मिस्टर कॉलन थे जिनके प्ले में इन्होंने वर्क किया है, फ्रोजन डीप में 1857 में। लिख लें, फ्रोजन डीप एक प्ले था जिसमें इन्होंने वर्क किया। वहाँ इनकी मुलाकात एक एक्ट्रेस से होती है। वो एक्ट्रेस काफ़ी खूबसूरत थी, उसका नाम था एलन, ALLEN एलन। उस प्ले में ये 1857 में ये एज ए एक्टर काम करते हैं। तो वहाँ ये बिल्कुल वही काम करते हैं जो टेल ऑफ द टू सिटी में कौन करता है, सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन क्या करता है, डार्ने को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। लूसी से वो प्यार करता है, तो लूसी को जब प्यार करता है तो वो कहता है कि मेरी रेजरेक्शन हुई है, मेरी सोल दोबारा से जाग उठी है, मैंने एक नई दुनिया देखी है, सिडनी कार्टन कहता है। सिडनी कार्टन और उसके साथ को डार्ने जो उसका हस्बैंड होता है, तो डार्ने को बचाने के लिए सिडनी कार्टन जैसे अपने आप को फिदा कर देता है,
बिल्कुल इसी तरह इस प्ले के अंदर जो कि डीप द फ्रोजन डीप्स एक प्ले था जो 1857 में जिसमें चार्ल्स डिकन ने खुद एज एक्टर रोल प्ले किया था, इसने भी अपनी जान जो है फिदा कर दी थी। और रियल लाइफ में भी ये एलन के पीछे इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि इन्हें अपनी बीवी से भी सेपरेट होना पड़ा। ही सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ ड्यू टू द लव ऑफ एलन, ALLEN, एलन नाम लिख लें। और इन्होंने फिर एक प्ले लिखा जैसे अ टेल ऑफ द टू सिटी, जो कि दो शहरों की कहानी है। किसकी? एक लंदन की और एक पेरिस की। लोग पेरिस से लंदन जा रहे हैं, लंदन से पेरिस आ रहे हैं, दोनों सिटीज की तो कहानी है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हो रहा है वो अफेक्ट किसको कर रहा है? वो अफेक्ट कर रहा है लाइफ ऑफ द इंग्लैंड एज वेल एज लाइफ ऑफ द फ्रांस, बिकॉज बोथ द सिटी दे आर नियर टू ईच अदर एंड दे आर अफेक्टिंग द सर्कमस्टांसेस और अफेक्टिंग ईच अदर। अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, जैसे हमारा कल्चर शेयर है, हमारे लोग जो हैं एक जैसे हैं, तो बहुत सारे मसाइल हमें भी होते हैं। जब वहाँ के हालात ख़राब होते हैं तो यहाँ भी हो जाते हैं, यहाँ होते हैं तो वहाँ होते हैं। तो इसी तरह लोग आपस में रिलेटिव हैं, लोग एक दूसरे के साथ रिलेटिव हैं, तो बहुत सारे हालात मुतासर होते हैं। अगर एक सिटी मुतासर होता है तो दूसरा सिटी भी होता है। देखिएगा चार्ल्स डिकन अपने नावल के अंदर परेशानी को, डिप्रेशन को और जो सोशल स्टाइल है, कॉमेडी को और सोशल स्टाइल को कंबाइन करते हैं सीरियलाइज्ड नावल में। चार्ल्स डिकन 1836 में लिखे। 1836 में चार्ल्स डिकन कैथराइन से शादी करते हैं, जो कि इनके जो फेलो थे, जो इनके साथ काम करते थे, उनकी बेटी थी कैथराइन, CATHERINE, कैथराइन। 1836 में इन्होंने कैथराइन से शादी की, जो कि उनके फेलो वर्कर थे, जो उनके साथ ही ऑफिस में काम करते थे, उसकी बेटी थी। द कपल हैड 10 चिल्ड्रन बिफोर देयर सेपरेशन इन 1858। 1857 में जैसे मैंने पहले बताया कि द फ्रोजन डीप एक कॉलन नामी शख्स था, उसका प्ले था, उसमें वर्क किया। वहां एलन नामी एक एक्ट्रेस से मुलाकात होती है जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। उसकी जुल्फ के असीर हो जाते हैं, मोहब्बत हो जाती है और उस मोहब्बत में अपनी वाइफ को भी छोड़ना पड़ता है। तो ये 1858 में सेपरेट हो जाते हैं अपनी वाइफ से। 1857 में मैंने बताया कि उस प्ले में ये मिले हैं उस औरत से, उसका नाम था एलन, ALLEN, एलन। बहुत खूबसूरत थी, अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया उसके पीछे। तो ये 1858 में अलहदगी हुई है, 1836 में शादी हुई है और इनकी लाइफ में कहते हैं कि तीन औरतें आई हैं। इनकी लाइफ में जो 3 औरतें आई हैं वो बिल्कुल उसी इमेज को जाहिर करती हैं जो कि चार्ल्स, जो हम टेल ऑफ द टू सिटी में देखते हैं, जो लूसी की लाइफ में जैसे 3 मर्द जो उसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, यक वक्त उसे लाइक कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ों को। तो बहुत सारा जो बायोग्राफिकल एलिमेंट है वो इस नावल के अंदर देखा जाता है। अगर वो पूछ ले तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है कि टेल ऑफ द टू सिटी एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी है। बहुत सी बायोग्राफी नावलिस्ट ने जो चार्ल्स डिकन है एज ए नावलिस्ट, उसने उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की है। तो इसके जो करैक्टर हैं उसमें आप देखिएगा, एक मिसेस गैम्प है इनके जो करैक्टर में, जो इनके नावल है मोस्टली मशहूर है। मिस्टर पिकविक है और उसके बाद मैकाबर्स हैं, मिस्टर मैकाबर्स हैं और इस तरह बहुत सारे जो इनके हीरोज हैं उनके नाम हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर। और उसके बाद 9 जून 1870 में चार्ल्स डिकन की डेथ होती है। इंग्लिश राइटर में बहुत इनका आला एक मकाम है और शेक्सपियर के से ये सेकंड है। बाकी इन्होंने बहुत एक अच्छा मकाम हासिल किया राइटिंग में, स्पेशली नावल्स में। Dickens is the most popular writers in the history of literature. He wrote total 15 novels. इन्होंने जो टोटल नॉवेल्स लिखे हैं वो 15 है उनकी तादाद।
आगे लिखिएगा, एक कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं इस नावल को समझने के लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली शो करता है फ्रांस के अंदर एक इंतहाई खूनख्वार, एक इंतहाई खतरनाक, एक ड्रेडली एक सीन हुआ, एक रेवोल्यूशन आया। उस रेवोल्यूशन में क्या किया गया, जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी रॉयलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, रॉयलिस्ट थे, नोट करती जाएं, जितने रॉयलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, उनके सपोर्टर थे और रियल सस्पेक्ट थे, जिनके ऊपर उनको शक था, ये ड्यूक को, नवाबों को, रॉयलिस्ट को, जो सपोर्टर हैं, जो उनके सर्वेंट थे, उन सब को उन्होंने एक हेड कटर लगाया था और उस हेड कटर पे उसको लेके आते थे और उनको गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो भूखे और हंगर स्ट्रिकन लोग थे, जो टॉर्चर एग्नी से और टैक्सेस से मारे लोग थे, उन्होंने पकड़ पकड़ के उनके हेड कलम किए थे, उनके सर कलम किए थे। कहते हैं कि 40,000 लोगों के सर कलम कर दिए गए थे। एक बहुत बड़ा चौक था, उसमें एक हेड कटर, बहुत बड़ा हेड कटर लगाया गया था और पकड़ पकड़ के लोग उनको लाते थे और अमीर और जितने भी अमीर लोग थे, जो ड्यूक थे, जो नवाब थे, जो वजीर थे, जो अरिस्टोक्रेट थे, जो बैरोक्रेट थे, जो उनके सपोर्टर थे, जो रॉयलिस्ट थे, जो किंग थे, उनके पकड़ पकड़ के उन्होंने हेड कलम कर दिए थे। इवन कि उनके सपोर्टर को भी नहीं छोड़ा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ड्रेडफुल पॉलिटिकल और सोशल डिसऑर्डर है और इसमें सबसे ज्यादा लॉस जिसकी वजह से नुकसान हुआ था वो रूलिंग क्लास थी। रूलिंग क्लास का नाम लिख लें, किंग लुइस जो था, LOUIS, किंग लुइस एंड क्वीन मैरी। समाजी जो बेतरतीब है, समाजी बुराइयां हैं, उनको कहते हैं सोशल डिसऑर्डर। सोशल का मतलब होता है समाज। French Revolution is a dreadful political and social disorder in France from 1789। ये 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था और 1793 में ये फिनिश हुआ है, एंडेड हुआ है। लिख लें, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, 1793 में ये एंड हुआ है। इसका आगाज ऐसे होता है कि एक नवाब, एक ड्यूक, एक बग्गी पे बैठा हुआ जा रहा है, तो एक बच्चा जो है उसके घोड़े के नीचे आके मर जाता है। तो वो ये भी नहीं देखता वो नवाब की बच्चा किसका है, कि मजदूर होता है, उसका वो बेटा होता है। तो वो ये मैं आपको बताने लगा हूं स्टार्ट कैसे हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन का। वो बच्चा उस बग्गी के नीचे आता, तो वो उस अपनी बग्गी से अपने वो घोड़े पे जिस पे चढ़ा हुआ है उससे मुंह बाहर निकालता है गाड़ी से। तो मुंह बाहर निकाल के वो कहता है कि जाने क्यों लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, क्यों लोग, पता नहीं क्यों लोग अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। एक सिक्का छोटा सा निकालता है और उसे बाहर फेंक देता है रोड पे, कहता है ये लो, ये यानी एक बच्चे की कीमत है, वो कहता है, जिसको वो मार के आगे जाता है। तो वो एक मजदूर का बेटा होता है, वो मजदूर इतना रोता है, कहते हैं कि उस मजदूर ने उस नवाब के घर में दाखिल होके उसका सर कलम कर दिया और उसके बाद उस मजदूर को पकड़ लिया जाता है और उसकी लाश जो है वो लटका दी जाती है और कुएं के बीच लटका दी जाती है उसे मार के, और वहां से लोग पानी पीने पे मजबूर होते हैं। और उसके बाद उसी खून से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है कि एक एक नवाब को, एक एक अमीर बंदे को, एक एक रॉयलिस्ट को, एक एक नवाब को, अरिस्टोक्रेट को, ब्यूरोक्रेट को और उनके सपोर्टर को, प्रीस्ट को, जो भी उनके सपोर्टर होते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के हेड कटर के जरिए मारा जाता है। 1789 में ये आया था और 1793 में एंडेड हुआ था। और इसकी कॉमन काज क्या थी? किंग लुइस और क्वीन मैरी जो उस वक्त के ये बादशाह थे, हुक्मरान थे, ये लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे। लोग क्या थे, सफरिंग कर रहे थे और इंडस्ट्रियल क्लास जो है वो एंजॉय कर रही थी। तो उस वक्त फिर आम लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक एक इंसान को पकड़ पकड़ के, जितने भी अमीर थे, उमरा थे और वो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे थे, उन्हें मारा। कहते हैं कि 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें क्या थे? रॉयलिस्ट थे, प्रीस्ट थे,
पॉलिटिशियन थे, उनके सपोर्टर थे, और जिस जिस पे सस्पेक्ट था उसे पकड़ पकड़ के मारा गया था। अगर आपने टेल ऑफ द ट्रू सिटी पढ़ा है तो इसके अंदर ये सारा डिस्कस किया गया है। हेड कटर का मतलब होता है कि जिसके जरिए हेड कलम किया जाता है। ठीक है जी, ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी हमने कंसेप्ट ले लिया। जरा कैरेक्टर की लिस्ट देख लीजिएगा। सिडनी कार्टन, ये लंदन में एक लॉयर है, लिख लें सिडनी कार्टन, जिसकी शक्ल मिलती है मिस्टर डार्ने से, जो कि एवरमॉन्ड एक अरिस्टोक्रेट है फ्रांस के अंदर, उसका भतीजा है, नेफ्यू है, लेकिन वो एवरमॉन्ड की तरह जालिम नहीं है, क्रूवल नहीं है। सिडनी कार्टन और डार्ने दोनों हम शक्ल हैं। सिडनी कार्टन एक पेशे के लिहाज से, लिख लें सिडनी कार्टन का नाम लिखें, सिडनी कार्टन पेशे के लिहाज से एक एडवोकेट है, एक लॉयर है, लेकिन वो अपनी एनर्जी जो है वो ड्रंकर्ड एक्टिविटी में ख़त्म कर रहा है, सारा दिन शराब पीता है। और ये क्या करता है, ही सर्व्स एज एन एडवाइजर टू द स्ट्राइवर्स। ये स्ट्राइवर जो है बेसिकली ये भी लूसी की मोहब्बत, उसकी जुल्फ का असीर हो जाता है। और सिडनी कार्टर, डार्ने और स्टाइवर्स, ये तीनों एक ही औरत से मोहब्बत करते हैं, उसका नाम होता है लूसी, जो डॉक्टर मैनट की बेटी होती है। मजीद हम देखेंगे। और ये उसकी अपनी लाइफ में भी हुआ है कि चार्ल्स डिकन की लाइफ में भी 3 औरतें आई हैं, तो इसी तरह उसने अपनी जो प्रोटैगोनिस्ट है उसको भी उसके साथ रिलेट कर दिया। देखिएगा, चार्ल्स डार्ने जो है, CHARLESDARNAY, चार्ल्स डार्ने जो है वो सिडनी कार्टन का आप कह लें कि बिल्कुल हम शक्ल है, दोनों की शक्ल, एक को छुपा दे तो दूसरा बिल्कुल वैसा ही है। तो सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने की पर्सनैलिटी में फ़र्क है। चार्ल्स डार्ने जो है वो बहुत नेक है, ऑनेस्ट है, फेयर है और अच्छा इंसान है, जबकि सिडनी कार्टन जो है वो थोड़ा सा आवारा है, शराब पीता है, ड्रंकर्ड है। लेकिन आखिर में वो जब उसकी मोहब्बत का असीर होता है तो वो अब एक ठीक हो जाता है और अपने आप को कहता है कि मैं रेजरेक्टेड हो गया हूँ, मेरी सोल जाग उठी है, मैं दोबारा से उठ पड़ा हूँ। तो रेजरेक्शन का थीम भी इसके अंदर है, वो भी हम देखेंगे। मिस्टर स्ट्राइवर्स जो है, STRYVER, जो मिस्टर स्ट्राइवर है ये क्या है, ये भी लवर है किसका, लूसी का। और ये लॉयर्स, ये क्या करता है, ये एन एडवाइजर टू स्ट्राइवर्स, ये सिडनी कार्टन से कुछ मशवरे वगैरह लेता है। अ लंडन लॉयर विद अ लार्ज ईगो, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड एंड असिस्टेंट सिडनी कार्टन, ये सिडनी कार्टन का उसका असिस्टेंट है, उसके साथ ही काम करता है, एडवाइस लेता है किससे, सिडनी कार्टन से। मिस्टर स्ट्राइवर्स, ये भी लंडन लॉयर्स विद अ लार्ज ईगो। जेरी क्रंचर, ये जी सर्वेंट है, किसमें, एक टेलिसन बैंक है, उसमें एक सर्वेंट है, उसका नाम है जेरी क्रंचर। और उसका साइड बिजनेस ये है कि वो क्या करता है कि वो डिग करता है कब्रों को और उसमें से उनकी हड्डियां वगैरह और उनकी डेड बॉडीज को निकाल के उनकी चीजें सेल कर देता है, साइंटिस्ट को भेज देता है। नाम लिखें जेरी क्रंचर। जेरी क्रंचर क्या काम करता है इस नावल के अंदर, ये एक टेलिसन बैंक है, उसमें छोटा सा मुलाजम है, लोअर सर्वेंट है। और दूसरा वर्कबाज आपको देखा होगा कि लोग साइड बिजनेस ये है कि ये कब्रिस्तान जाता है, वहां से उनकी डेड बॉडी निकाल के किनको भेज देता है, साइंटिस्ट को भेज जाता है। कभी उनके बाल भेज दिए, कोई चीज निकाल के भेज दी बॉडी से, डेड बॉडी से। तो ये भी रेजरेक्शन के थीम में आता है। मिसेस क्रंचर, पहले तो हमने जेरी क्रंचर, अब मिसेस क्रंचर जो है वाइफ ऑफ द जेरी क्रंचर, शी इज अ रिलीजियस वोमन, ये बड़ी मजहबी वोमन है, जबकि उसका जो हस्बैंड है वो एक बड़ा मक्कार शख्स है। मिस्टर डिफार्गे, ये डिफार्गे वो फैमिली है जो एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखती है और ये डॉक्टर मैनट को सर्व करती है। डॉक्टर मैनट के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब डॉक्टर मैनट को 18 साल के बाद बिस्टाइल जेल से निकाला जाता है तो सबसे पहले मिस्टर डिफार्गे फैमिली जो है वही उसका लुक आफ्टर करती है, वही उसको पास ले जाता है। अपने डिफार्गे जो वर्कर होता है जो शराब वगैरह का बिजनेस करता है। ही इज द फ्रेंच एंड फार्मर सर्वेंट ऑफ द डॉक्टर मैनट। ही इज द ओनर ऑफ द वाइन शॉप इन द सेंट एंटोनी फ्रांस। सेंट एंटोनी जो फ्रांस है वहां पे ये शराब का बिजनेस करता है
और ये डॉक्टर मैनट का सर्वेंट भी रहा है फॉर्मर पहले। और उसके बाद ही इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1789 से लेकर 1793 तक जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है उसमें इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। आगे देखें जी, मैडम डिफार्गे। मैडम डिफार्गे जो है ये बड़ी क्रूवल लेडी है। ये चाहती है कि सबको मरवा दिया जाए, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जितने भी रेवोल्यूशनरीज होते हैं ये उनकी सपोर्टर होती है, उनके साथ होती है। वो कहती है कि डॉक्टर मैनट की और इसके अलावा जो डार्ने है जो कि एवरमॉन्ड का भतीजा है उसे मरवा दिया जाए, उसकी फैमिली को। मैडम डिफार्गे कौन है? मैडम डिफार्गे बेसिकली डिफार्गे जो उसकी वाइफ है, और उसके बाद ये लीडर है सेंट एंटोनी फीमेल रेवोल्यूशनरीज जो वहाँ पे लोग हैं उनकी ये लीडर है। और कॉन्स्टेंटली ये इस बात को ज़्यादा फैला रही है कि बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को मारा जाए, क्योंकि उन लोगों ने भी जुल्म किया है इसके ऊपर। आगे जैक 1 है, जैक 2 है, जैक 3 है, ये सारे रेवोल्यूशनरी। जैक 5 है, ये सारे रेवोल्यूशनरीज होते हैं और ये क्या करते हैं, डिफार्गे की इंस्ट्रक्शन लेते हैं और ये बहुत सारे लोगों को मारते हैं। जार्विस लॉरी जो है ये टेलसन बैंक इंग्लैंड के अंदर काम करता है, उसकी ब्रांच एक फ्रांस में भी है। और इसे पता चलता है कि डॉक्टर मैनट जो हैं वो जिंदा हैं, वो दोस्त हैं जार्विस लॉरी के, और वो इंग्लैंड से फ्रांस लूसी के साथ आता है उसकी बेटी को लेके कि हम जाके डॉक्टर मैनट को लेके आते हैं। उनको 18 साल के बाद जेल, जो बिस्टाइल जेल है जहाँ पे एरिस्टोक्रेटिक लोग गरीबों को रखते थे मोस्टली, वहां से उन्हें छोड़ दिया गया। एवरमॉन्ट, देखें जी,